गौर सर। दिवाली के बाद ये वीडियो है हमारी, तो कैसी रही आपके लोगों की दिवाली? होप सब लोग सेफ और हेल्दी रहे होंगे और ज़्यादा तो मीठा नहीं खा लिया है तो कोई बात नहीं। अब दोबारा से पढ़ने पर आ जाइए। मैंने बीच में इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं डाली है 2 दिन, जिससे कि रेस्ट रहे आप लोग, पेरेंट्स के साथ दिवाली मनाएं। सब लोग मोशन में रहते हैं, सब लोग इधर से उधर जाते रहते हैं ना, इसलिए मैंने नहीं, सब लोग इधर से उधर जाते रहते हैं। तो चलिए अब आप आ जाइए। चैप्टर मैंने बताया था कि वर्क पावर एनर्जी हमारा हो चुका है, और उसके हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो मोस्टली आते हैं वो भी मैंने करा दिया। तो होप आप लोग अब रिवाइज कर लें उनको जल्दी से। अब प्लेलिस्ट 11th क्लास की आपको पता है, लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी की बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोस हैं, तो आप उनको एक साथ प्ले करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एज यूजुअल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू नमस्ते कविता चैनल फॉर प्रोवाइडिंग अस स्मॉल क्लिप ऑफ ए मोटिवेशनल सॉन्ग। तो चलिए आप उसका आनंद उठाइए, तो थोड़ा मोटिवेट हो जाइए, और उसके बाद फिर हम चैप्टर रोटेशनल मोशन, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी तरफ चलते हैं। तो लेट अस फर्स्ट लिसन, देन वी विल प्रोसीड। ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। मंजिल की फिक्र ना कर, तेरी मंजिल तो है सिकंदर। ओरे मनवा तू क्यों बिखरा, जब तेवर सही इरादे है सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, अग्नि का तेज है तू, सूर्य का प्रकाश है तू, तपस्वियों का तप है तुझ में कहीं। ये है तेरी असीमता, तू रखता है जो इतनी नमी। ओरे मनवा तू डोला, तेरी खुद से नहीं है पहचान, तभी तू डोला तभी तू भूल जा। Hope you have enjoyed and motivated now. So let us proceed to the lecture. तो बच्चे ब्लैंक शीट है, इस पर मुझे बस नाम लिखना है चैप्टर का। चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चैप्टर का नाम है, अब देखो चैप्टर का नाम मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसने बच्चे ने वीडियो देखी है, उसका नाम मैंने दोबारा से लिखा था, उसमें नाम में दम नहीं था, ठीक है, और मतलब रिक्रिश्चियन रखा, उसका नामकरण दोबारा रखा गया, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 9th में भी है, 11th में भी है। ये क्या मतलब, आप बड़े नहीं हुए क्या? मैंने बताया था बिट्टू है, बिट्टू का नाम स्कूल में बिट्टू थोड़ा रखोगे या कॉलेज में बिट्टू रख दोगे, उसका नाम तो बलविंदर सिंह है। तो ऐसे नाम असली रखोगे ना तो पता पड़ेगा कि इसमें क्या दम है। तो इसलिए चैप्टर का नाम भी मैं थोड़ा चेंज करूँगा। वहाँ मैंने बताया भी था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल डायनेमिक्स। इसी तरह से यहाँ पर भी नाम हम थोड़ा लिख देंगे अलग, लेकिन फ़िलहाल वही लिखते हैं जो आपके बुक में है। वो है आपके पास सेंटर ऑफ मास, है ना, ये चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, यही है ना। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ये चैप्टर का नाम है। मैंने बताया था इसका हम चैप्टर का जो नाम रखेंगे एक्चुअली वो हम चेंज कर देते हैं, उसका नाम होना चाहिए रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इससे पहले हमने जो पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वो पार्टिकल डायनेमिक्स था, और आपको पता है डेली लाइफ में यू डू नॉट हैव एनी पार्टिकल। आपके पास एक्सटेंडेड बॉडी होगी, बड़ी बॉडी है, जैसे बॉल को फेंक रहे हैं आप, स्फीयर को फेंक रहे हैं,
है ना, बड़ी कोई चीज़ को उठा रहे हैं, रॉड, बड़ी रॉड को उठा रहे हैं, तो उसके अंदर पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स हैं, यानी कि एक्सटेंडेड मास कहते हैं उसको। तो बड़ी बॉडी के लिए हम कैसे न्यूटन के इक्वेशंस को लगाएं? क्या हमारे पास कोई नया न्यूटन तो नहीं आएगा? तो बच्चा और डर जाएगा नया न्यूटन से, पहला न्यूटन से ही हम बहुत परेशान हैं, इतने सारे उसने मेथड्स हैं, डायनेमिक्स के इतने सारे खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं, तो एक नया न्यूटन आ गया तो और अपने मेथड बताएगा। तो डोंट वरी, आप पुराने न्यूटन से काम चलाएंगे, लेकिन वो न्यूटन को कहाँ लगाएंगे, उसकी जो इक्वेशंस और डायनेमिक्स हैं वो कहाँ लगाते हैं, वो पॉइंट हमें देखना है। उस पॉइंट का नाम ही है, क्या नाम है? सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया? तो अभी भी हमारा तरीका वही है कि एक पार्टिकल की तलाश करना। तो बड़ी बॉडी, जो बहुत बड़ी रिजिड बॉडी है, बड़ी एक्सटेंडेड बॉडी है, उसके अंदर एक पार्टिकल की तलाश करनी है जहाँ पर हम न्यूटन को लगा सकें। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो है क्या? ऑपरेशन सर्च, है ना। उसके बाद हम सर्च कर रहे हैं कहाँ? एक ऐसा पॉइंट जहाँ न्यूटन लगा सके, और फिर जब मिल जाएगा तो फिर वो हो गया ऑपरेशन विजय। तो ये कोई कारगिल का युद्ध होना है? चलो, मैंने ऐसे बता दिया। चलिए, तो ऑपरेशन सर्च, तो ऑपरेशन सर्च है पहला टॉपिक। ऑपरेशन सर्च आपको समझने के लिए बता दिया। ऑपरेशन सर्च एक्चुअली में टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो यहाँ पर भी बच्चे सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हम करेंगे। अच्छा चैप्टर है बच्चे, बिल्कुल टेंशन नहीं करना, मेरे साथ हैं आप तो डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, फिजिक्स के टेंशन मेरे ऊपर। चले, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें हमारे पास एक एक्सटेंडेड बॉडी ले लेते हैं। लेट अस हैव एक्सटेंडेड बॉडी, कोई भी बड़ी सी बॉडी ले लो। ये मान लीजिए कोई बड़ी सी बॉडी है, अरे चलो ज़्यादा बड़ी हो गई, ये रे। अब इसके अंदर बच्चे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स मान लेते हैं, ये रे पार्टिकल्स। इन सारे पार्टिकल्स का, अच्छा एक ओरिजिन भी ले लेंगे, ओरिजिन ले लो, यहाँ ओरिजिन है मान लीजिए, ये लो। और ओरिजिन के साथ मैंने आपको बताया था 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सीज होती हैं, इनको क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, इसको कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, सपोजिंग आपके पास कोई पार्टिकल मान लीजिए m1 है, ये मान लेते हैं m1 है, ये m1 है। सिमिलरली बच्चे कोई m2 है, मान लीजिए ये m2 है। ऐसे बच्चे कोई ith पार्टिकल है, ये मान लीजिए ith पार्टिकल है, mith हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए n पार्टिकल है, nth पार्टिकल है। ऐसे हमारे पास पार्टिकल्स होंगे और उनका पोजीशन वेक्टर रहा होगा। तो पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। तो 1 का पोजीशन वेक्टर बच्चे ये हो गया, ऐसे बच्चे 2 का पोजीशन वेक्टर हो गया, ऐसे बच्चे ith का पोजीशन वेक्टर हो गया। ऐसे आपके पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये सब ना दिख, mith का मत दिखाओ, चलो दिखा दो, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लो mith हो गया। तो ये आपके पास ये हो गया r1 वेक्टर, ये हो गया आपके पास r2 वेक्टर, और ये आपके पास ri वेक्टर, ठीक है। और पूरे सिस्टम का मास m है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इन सारे पार्टिकल्स का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास जो आपका उसका पोजीशन वेक्टर आएगा,
सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है RCM, ये बच्चे वैसे लग रहा है जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में वेटेड मीन करते थे। क्या आएगा? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है सबको? ये बच्चे पोजीशन वेक्टर है। यदि आपके पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसके पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दे रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी कर सकते हो। इफ़ M1 जो पार्टिकल है बच्चे, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए x1, y1, z1। ऐसे बच्चे M2 है, मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं ना, x2, y2, z2। ऐसे आप करते चले जा रहे हैं। सपोजिंग mith पार्टिकल है, उसका बच्चे xi, yi, zi, ऐसे आपके पास है। सेंटर ऑफ मास, अच्छा सेंटर ऑफ मास का मास क्या होगा बोलो? सेंटर ऑफ मास जो है उसका मास बच्चे क्या होगा? अरे मास सिस्टम का मास के बराबर होगा। दैट इज M1 प्लस M2। आप क्या कर रहे हैं? आप जो है सारे पार्टिकल्स को रिप्लेस कर रहे हैं ना एक सिंगल मास से, सिंगल पॉइंट मास से। तो सिंगल पॉइंट मास का पूरे सिस्टम के मास के बराबर तो मास होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम अभी मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है, अभी मैं पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ बस। तो सेंटर ऑफ मास आपके पास M, इसका हम M का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, मान लीजिए x, y, z। तो अब मुझे बताइए, हम किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो तो भाई आपके पास जो R1 वेक्टर है वो क्या लिखा जा सकता है? R1 वेक्टर को लिखा जा सकता है x1 i कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली R2 वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये प्लस है बच्चे। सो ऑन। ऐसे बच्चे आपके पास पूरे जो सेंटर ऑफ मास है, माना RCM जो है वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया, x है, कैपिटल X, कैपिटल Y है, कैपिटल Z है। तो ये हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उसके x, y, z है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप देखो ज़रा कि यहाँ पर बच्चे ये जो है R1, R2, इसकी जगह हम x1 i कैप y ऐसे लिख दें। तो ज़रा लिख के देखो ज़रा एक बार। तो कैपिटल X i कैप प्लस कैपिटल Y j कैप प्लस कैपिटल Z k कैप, ये कहाँ से आ रहा है बच्चे? कहाँ से आ रहा है? ये हमारे इक्वेशन 1 से आ रहा है ना। ये लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो गया बच्चे, दिस इज इक्वल टू, नीचे जो मास है बच्चे उसको M लिख लेते हैं, पूरे सिस्टम का मास M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। यहाँ पर बच्चे आएगा M1 और उसके साथ आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस ऐसे ही दूसरा आ जाएगा M2 आ जाएगा, फिर M3 आ जाएगा, सो ऑन। तो इन सबको ऐसा करो, इसको बच्चे ऐसा करो 1/m बाहर ले लें। अब देखो यहाँ पर i कैप का कोफिशिएंट x है, तो यहाँ पर i कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा? M1 x1
दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है बच्चे, m2 इंटू, याद आ रहा है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप प्लस सोन। तो i कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, m2 x2 प्लस सो ऑन, यानी अब कब तक हो जाएगा ये mn xn। आया समझ में? ये तो i हो गया। इसी तरह से j कैप भी होगा, यहां लिखता हूं, यानी इसी में प्लस। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा करते हैं, एक मिनट करो, ये यहां से उठाकर इसको यहां ले आते हैं। उठाकर चलो यहां ले आते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/m बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, आई कैप के साथ आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सोन। ऐसे बच्चे जे कैप आएगा, उसमें क्या आ जाएगा बच्चे, देखो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस सोन, ये ब्रैकेट अलग हो जाएगा। ऐसे बच्चे k कैप, दैट इज m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस सोन। तो अब आप देखो बच्चे क्या हुआ, इसका मतलब कैपिटल X जो हुआ, ये आई कैप का कोफिशिएंट है, तो यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट क्या हुआ, m1 x1 ये हुआ ना, इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय सारे मासेस का सम, यानी m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, यानी mn, इसको कैपिटल M लिख सकते हैं। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको बच्चे और छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x को इज इक्वल टू m1x, इसको जनरलाइज कर दें, सिग्मा माना ith लिख दें mi xi फॉर ऑल i's, i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। अब इसी तरह से सिमिलरली ऐसे लिख दूं क्या, क्यों टाइम खराब करते हो आप, ऐसे लिख देते हैं, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं जनरलाइज करके, m सिग्मा m i y i फॉर ऑल i's, i इज इक्वल टू 1 to n। तो x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली तो z कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एक्सक्यूज मी, तो z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं भाई, z कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही आ जाएगा, यानी सिग्मा, या पहले ऐसे लिखते हो चलो, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, दैट इज ये कैपिटल M हुआ। तो जनरलाइज करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा m i z i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन टोटल m। तो इस तरह से आपके पास x y z कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं, चलो यदि आपके पास कोई सिस्टम, इसमें देख लो,
यदि सिस्टम के अंदर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यदि पार्टिकल्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं पार्टिकल्स के, तो हम वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और यदि पार्टिकल्स के बच्चे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आप फिर एक्स कोऑर्डिनेट अलग से निकाल लो, वाई कोऑर्डिनेट्स अलग से निकाल लो, जेड कोऑर्डिनेट्स अलग से निकाल लो। तो एक क्वेश्चन करा देते हैं जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन में सपोजिंग हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं और इसके कॉर्नर्स पर मासेस रखे हैं, एक मास, दूसरा मास, थर्ड मास और एक फोर्थ मास, ये आपके मासेस रखे हैं। सपोज इनका मास m मान लेते हैं, ये बच्चे 2m मान लेते हैं, ये 3m मान लेते हैं, ये 4m मान लेते हैं। लेंथ इसके बच्चे l है और ब्रेड्थ मान लीजिए b है। तो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसमें आपसे कह सकता है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू m मास, यानी इस वाले मास के। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहा है, इसका मतलब इसको बच्चे मानना पड़ेगा आपको ओरिजिन, इसको मान लिया आपने ओरिजिन, और फिर आपने ले लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया आपने वाई एक्सिस, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अच्छा तो अब ये तो बच्चे लेंथ l। अब इन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो पहला स्टेप है कोऑर्डिनेट्स लिखना। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। सही है, सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लो 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ से तो l जाना पड़ेगा पहले आपको, तो दिस इज l,0। यहाँ जाना पड़ेगा l और b, दिस इज l,b। और यहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके लिए बच्चे आपको केवल y की तरफ ही जाना है। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं 0,b। समझ में आ गया सबको। तो अब आप बच्चे इसका x कोऑर्डिनेट निकालो। तो आपको पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, पहले देख लो, एक मिनट रुक जाओ, कि हमारे पास इसका नाम रख लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पार्टिकल है, ये फोर्थ पार्टिकल। आगे सबको समझ में। तो ये मुझे बताओ कि बच्चे पहला पार्टिकल जो है m1, ये हो जाएगा m, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 वो 0 है। पहला बात समझ में आ गई। उसके बाद सिमिलरली बच्चे m2 देखना है। m2 कितना है, यहाँ पर हमने लिया है 2m, तो m2 को ले लिया हमने 2m। और x2 कितना आ गया, x2 हो गया l और y2 हो गया 0। ये आपके पास दूसरे के लिए हो गया। सिमिलरली थर्ड देख लेते हैं m3। m3 बच्चे हो गया ये 3m, और x3 हो गया आपके पास l और y3 हो गया आपके पास b। सही है। अब रह गया बच्चे m4। m4 हो गया हमारा 4m, और x4 हो गया आपके पास l एंड y4 हो गया आपके पास b। अब यहाँ x4 l कैसे लिख दिया भाई आपने, y x4 तो आपके पास 0 है, तो x4 हो गया 0। ठीक है, ऐसे नहीं कि l b लिखते चले आ रहे हैं। ये हो गया आपके पास m4 के बारे में। अब आपको x
कोऑर्डिनेट निकालना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट आराम से निकल जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 x1 यानी m इंटू 0 प्लस m2 2m इंटू l प्लस m3 बोलो 3m इंटू l अपॉन m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। कितना आ गया, m हो गया आपके पास 2 और 3 5, तो 5ml अपॉन 4 और 3 7 9 10 10m। तो बच्चे ये m से m कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया l/2। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका आ रहा है l/2। x इज इक्वल टू l/2 समझ में आता है, कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू l/2। बच्चे ये लाइन हुई, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू l/2 वो लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसको कहते हैं x इज इक्वल टू समथिंग। x इज इक्वल टू समथिंग जो लाइन है वो y के पैरेलल होती है। चलिए बच्चे अब चलते हैं y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बच्चे पहले में तो है ही नहीं, फर्स्ट में 0, दूसरे वाले में भी 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट ही नहीं है, तीसरे वाले में है 3m इंटू बी, चौथे वाले में है यस 4m इंटू बी अपॉन m प्लस m 10m लिख दूँ। तो ये कितना आंसर आ गया, तो 4 और 3 7m b बाई 10, तो 7/10 b ये आ गया। तो ये लाइन कौन सी है, यानी 0.7 b, ये लाइन आपके x एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चे ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये वाली, ये जो लाइन है ये आपकी है x इज इक्वल टू 0.7 b, सॉरी y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 0.7 b। तो ये जो लाइन है बच्चे y इज इक्वल टू 0.7 b है, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू l/2 है। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहा होगा ये, तो ये हो गया बच्चे सेंटर ऑफ मास। और इसका जो मास है ये कितना होगा, ये बोलो, ये जो मास रहा होगा ये जो मास है ये इन सारे मासेस के सम के बराबर है। और यदि आपसे इसका कोऑर्डिनेट पूछे, वेक्टर पूछे, तो भाई इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r सेंटर ऑफ मास, तो वो निकाल लेंगे क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो इसका आपके पास xi कैप प्लस yj कैप लिख सकते हैं। आपको समझ में आया नहीं भाई, आपको यदि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है तो सेंटर ऑफ मास तो समझ में आया पहले, नहीं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो वो हो गया आपका l/2 7/10 इंटू बी। तो ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है। और यदि आपसे पूछ रहा है कि भाई पोजीशन वेक्टर बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो आपके पास r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, xi कैप प्लस y, क्योंकि रेक्टेंगल है तो जेड तो आएगा नहीं, तो ये हो गया आपके पास l/2 i कैप प्लस 7/10 b j कैप। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। क्लियर है। तो आज बच्चे मैंने स्टार्ट किया है सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन। अगली बार इसके और इलस्ट्रेशंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, और एक ऐसी बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे जिसमें पार्टिकल्स नहीं है,
यानी कि जो रिजिड बॉडी है जिसके अंदर जो मास है वो फ्लूइड के फॉर्म में है। यहाँ तो पार्टिकल्स लग रहा है ऐसे हिलाने पर, जैसे कनिस्तर है, कनिस्तर के अंदर मार्बल्स है, ग्लास मार्बल कंचे रखे हैं, तो उसको हिलाते हैं तो आवाज़ करता है। यदि कंचों को पीस कर उसको डो बनाकर उसमें भर दिया जाए तो वो थोड़ा आवाज़ करेगा। तो वो है आपके पास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालेंगे, और बहुत सारे पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से रखे हैं, उनका सेंटर मास कैसे निकालेंगे, तो वो मैं अगले वीडियो में करता हूँ। ठीक है, इसको रिवाइज करिए, चैप्टर बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कराने वाला हूँ और अच्छा करेंगे। आई एंड द मीटिंग नाउ। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर डालिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चे बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं और दे आर अप्रिशिएटिंग। वेरी गुड, कीप कनेक्टेड एंड कीप पोस्टिंग।